आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं AS4 दैट इज कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आइए पहले लिखना शुरू करते हैं, फिर साथ साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ये इस पूरा इस एएस का नाम है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले हम कवर करते हैं कंटिजेंसीज को। सबसे पहले आप एक चीज को ये समझ लेना कि कंटिजेंसीज का जो पार्ट है वो AS29 डील करता है। ठीक है, AS29 में आ गया बस। बट ऑल्दो ये यहाँ भी पूरा का पूरा रिटर्न है, स्टिल अभी भी जो अमेंडमेंट्स आई है उसमें भी इस पार्ट को हटाया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इस कंटिजेंसीज की डेफिनेशन सीख लेते हैं और पूरा का पूरा जो हम कंटिजेंसी डिटेल में कवर करना है वो हम कवर करेंगे AS29 में। तो हम लिखना शुरू करो पहले, फिर हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। कंटिजेंसी मीन्स एनी कंडीशन ऑब्लिक सिचुएशन, ऐसे पॉइंट्स में ही लिखना, समझने में आसानी रहेगी। एनी कंडीशन और सिचुएशन वोज अल्टीमेट आउटकम गेन और लॉस, ठीक है, विच विल नोन आफ्टर अक्रेंस ऑब्लिक, या फिर और कर लो अक्रेंस या फिर नॉन अक्रेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, माइंड भी डेफिनेशन थोड़ी टफ लग रही होगी बट हम इसको बिल्कुल सिंपल कर देंगे। सबसे पहले कंटिजेंसी का मतलब होता है कोई ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जिसका अल्टीमेट आउटकम मींस रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होगा, या तो गेन या तो लॉस, या तो मुनाफा होगा या फायदा होगा। कोई ऐसी कंडीशन जिसका अल्टीमेट आउटकम या तो हमें प्रॉफिट में दिखेगा या लॉस में दिखेगा, जो कि हमें पता चलेगा आफ्टर अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। मींस किसी चीज के होने से, किसी चीज के मतलब होने से एंड ऑब्वियसली ना होने से। मतलब जो किस पे डिपेंड है, किसी चीज के माइट भी होने पे डिपेंड हो सकता है या फिर नहीं होने पे, और जो होना और ना होना है वो भी किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। मींस वो हमें कोई भी सिचुएशन इसमें पता नहीं होगी, क्या होगा ये भी नहीं पता। मींस या तो उसका गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। दूसरी बात, किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड कर सकता है, और वो होना या ना होना भी किस पे डिपेंड करता है, किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, कि फ्यूचर में कोई चीज होगी तो उस पे जो डिपेंड करता है वो होगा। ठीक है, कंटिजेंसीज के बस यहां हमने डेफिनेशन कवर करनी है। हम आगे चलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे AS29 में। ठीक है, आइए अब हम देखना शुरू करते हैं AS4। AS4 मींस हम ये करना शुरू करते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और एज यू नो कि हर बार इंस्टीट्यूट इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर डालता है 4 मार्क्स का, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। सबसे पहले इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है। तो इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। इवेंट मीन्स सबसे पहला लिखना है सिग्निफिकेंट इवेंट। मीन्स कोई ऐसा इवेंट हमने इस एएस में कंसिडर किया हुआ है, इस एएस में हमने कोई ऐसा इवेंट कंसिडर किया गया है जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, और अदर यू कैन से कि रेलेवेंट है। वो जो इवेंट है हमारा वो रेलेवेंट है। दूसरा, अदर वो फेवरेबल भी हो सकता है,
फेवरेबल भी हो सकता है, ऑब्लिक अनफेवरेबल भी हो सकता है। डिटेल में समझते हैं। तीसरा, अकर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, occurred after balance sheet date and before financial statements gets approved by corresponding authority लिख लेना, मीन्स कोई भी अप्रूव कर सकता है। एज यू नो कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, बाकी और किसी एंटिटी के लिए उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी होती है तो वो अप्रूव करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमने कवर कर ली। सिंपल मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, सिग्निफिकेंट इवेंट होना चाहिए। पहले तो हम इस इवेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीन चीजों की मिलेगी, ये तीनों चीज जब भी बॉन्डिंग करेंगे आपस में उसे हम कहेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले सिग्निफिकेंट इवेंट होना चाहिए, मींस या तो वो इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट होगा। ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। मींस आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि, एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एसेट्स की वैल्यूएशन, मान लो वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में हिट करता है, आपकी एसेट की वैल्यूएशन 10 लाख बढ़ गई है। ठीक है, मींस मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख बढ़ गई है, तो आपने कहा कि फेवरेबल है ये तो मेरे लिए। ठीक है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, मेरे शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे बिकॉज मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है। तो आपने क्या करा, उसको तो आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, बिकॉज एज यू नो AS4 इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आपने उसको तो एडजस्ट कर दिया। और यहीं अगर आपको पता चलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई है कितने से, 10 लाख की, और ऑब्वियसली अनफेवरेबल है, तो आप इसको कह रहे हैं कि नहीं हम इसे एडजस्ट करेंगे ही नहीं। तो सिंपल है, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चलेंगे। अकर्ड कब होने चाहिए, मींस उन होने कब चाहिए वो, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद, और कब, जब वो अप्रूव्ड होने से पहले। मींस आप इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या, बिटवीन बैलेंस शीट डेट टू अप्रूवल। ठीक है, इसमें डिफरेंस हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होती है तब अप्रूव होती है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इस डेट में जो भी चीज होगी वो हिट करेगी इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है, समझने की पूरी कोशिश करना है इसको। अब इन इवेंट में दो तरीके के इवेंट आते हैं, हम आगे चलते हैं। इस इवेंट को हमने समझ लिया, अब इस इवेंट में दो तरीके के इवेंट आते हैं, पूरी स्लाइड ले लेना। पहला एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, एक इवेंट ऐसे आ सकते हैं जो एडजस्ट होते हैं, दूसरे ऐसे आते हैं जो एडजस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो सिंपल बात तो यह है कि जो इवेंट नॉन एडजस्टिंग है उसकी रेलेवेंस मैं बता रहा हूं कैसे पता करते हैं। जो भी नॉन एडजस्टिंग है तो मींस उसका तो हम क्या करते हैं, डिस्क्लोजर दे देते हैं। किसमें देते हैं डिस्क्लोजर, याद रखना, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे देते हैं, नोट्स टू अकाउंट में कि भाई ये चीजें हैं, या फिर अप्रूविंग अथॉरिटी है ना जो हमारी ऑथराइज कर रही है, उसको अप्रूव्ड कर रही है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनकी रिपोर्ट में दे देते हैं, रिपोर्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, उनकी जो भी रिपोर्ट आती होगी, अब लाइक इन केस ऑफ BOD डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स में डाल सकते हैं हम चीजों को। ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट, सबसे पहले जो मुद्दा आता है ना IPCC एडवांस अकाउंटिंग में, सबसे पहले जो मुद्दा आता है, मीन्स अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ एग्जाम पे, कि सबसे पहले जो मुद्दा आता है, आपके जितने भी क्वेश्चन आपके ICI यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट पूछता है वो इस बेसिस पे पूछता है सबसे पहले कि आप ये तय करो, AS4 में हिट करिए आपका क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये तय करो कि वो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है। आपका आंसर पूरा का पूरा इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड होगा कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। मैं आपको सारी की सारी रेलेवेंस चीजें बता देता हूँ एडजस्टिंग की। जो चीजें आप एडजस्ट नहीं कर सकते वो सिंपल है कि वो कहाँ जाएगी, नॉन एडजस्टिंग में। इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है कि आप यही दो चीजें करें। पहला, आप ये डिफाइन करें कि एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है।
अगर वो एडजस्टिंग है तो उसको आप कैसे शो करोगे और क्यों शो करोगे, उसकी रीजनिंग देनी है। अपनी रीजनिंग देने के लिए कोई आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके एडजस्टिंग इवेंट की पॉसिबिलिटीज है ना, वही आप वहां रीजन में कनेक्ट करके लिखते हो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पास्ट ईयर्स के, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या था, हम क्या सोचते हैं और इंस्टीट्यूट क्या लिखता है, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टिंग इवेंट में आते हैं। एडजस्टिंग इवेंट के लिए मैं आपसे कहता हूं सिंपल 3 क्वेश्चन पूछेंगे आप अपने आप से, 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक यही रहेगा, देखो ऑब्वियसली इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में ही आएगा कि वो सिग्निफिकेंट इवेंट है या नहीं। सबसे पहली चीज ये कि सिग्निफिकेंट इवेंट है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन एट टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट। इसको अभी विस्तार में समझते हैं हम थोड़ा सा। थर्ड वन इज अकर्ड बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अब बिल्कुल शांति से आप मेरी बातें सुनेंगे, सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं आपके। एडजस्टिंग इवेंट के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई आपको। ऑब्वियसली पहला तो सिग्निफिकेंट इवेंट होना चाहिए, मींस उस इवेंट का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपने एक इवेंट बताया इंस्टीट्यूट ने आपको कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने एक नई मशीन हायर करी है, एक नई मशीन ली है जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बेटा वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट तो है, ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है फॉर द कॉस्ट पर्पस, बट एज यू नो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर अलग है और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट भी हमारा अलग होता है। अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो हमारा सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं बनेगा। ठीक है, इन द टर्म ऑफ मैनेजमेंट जरूर सोचेगी कि भाई ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो उन्होंने मशीन हायर करी है, बट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग उस हमारा कोई रेलेवेंस नहीं बच जाता, हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट इवेंट ही नहीं बनता। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इवेंट होना चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद आप आओ पहले इस वाले में। ये वाली कंडीशन ऑलरेडी हिट कर चुकी होगी जब आपने ये कहा होगा कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बिकॉज बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल के बीच में वो इंसिडेंट यानी कि वो इवेंट हुआ होना चाहिए। 2 कंडीशन हम समझ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन एग्जिस्ट है तो सारी चीजें हैं। बिकॉज देखो पहली और तीसरी, ये तो क्वेश्चन हमेशा कहता है, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन पूछने के लिए अपने आप से, बट पहली और तीसरी ये हमेशा अपने आप फुलफिल्ड होती है। बट ये जो पूरा क्वेश्चन डिपेंड होता है ना हमारा AS4 का इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो डिपेंड होता है इस वाली स्ट्रेटेजी पे कि भाई एदर ये वाली है या नहीं। मीन्स जो वो इंसिडेंट हुआ है वो बैलेंस शीट डेट, यानी कि भाई कई बार हम 31 मार्च को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं, कई बार हम 31 दिसंबर को करते हैं, कई बार हम 30 सितंबर को करते हैं। तो इन चीज़ों पे, इन डेट पे, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, बैलेंस शीट डेट का मतलब एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, वो जो इंसिडेंट या जो इवेंट हुआ है उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसकी कंडीशन एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट थी या नहीं। लेट्स से मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं एक क्वेश्चन भी है हमारे पास इस चीज का। 31 मार्च 2020 में हमने अपनी बुक्स को क्लोज कर दिया। अप्रूव्ड हुई वो 30 अप्रैल को, 1 महीने बाद अप्रूव्ड हुई है पूरी। इसी बीच यानी कि 19 अप्रैल को, मान लीजिए 19 अप्रैल को अर्थक्वेक आया और हमारा स्टॉक 10 लाख रुपए का पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। तो पहली बात तो ये कि वो एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट, अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट स्टॉक था हमारे पास, स्टॉक था, बट मैंने क्या कहा, इवेंट, जो इवेंट क्या हुआ है, अर्थक्वेक, जिसकी वजह से हमारा लॉस हुआ है। तो वो लॉस का क्या आपको 31 मार्च 2020 को पता था कि नहीं भाई 19 अप्रैल को तो यहाँ अर्थक्वेक होने वाला है, ऐसा कुछ तो नहीं पता था हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे कि इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज जिसकी कंडीशन वहां एग्जिस्ट ही नहीं, सॉरी ये रब हो गया, कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी उसकी, कब, एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, भले ही वो सिग्निफिकेंट भी इवेंट है, अकर्ड भी हुआ है, देखो बीच में भी अकर्ड हुआ है, बट मैंने कहीं भी और नहीं लिखा है, एंड है, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये भी और ये भी, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो फुलफिल्ड हुई ना,
स्टॉक वाली केस में फर्स्ट और थर्ड तो अपने आप ही फुलफिल्ड हुई, सिग्निफिकेंट इवेंट है, ऑब्वियसली लॉस हुआ है हमारी कंपनी का हमारे स्टॉक की वजह से। थर्ड वन बीच में ही हुई है डेट, आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर अकाउंट्स गेट अप्रूवल। एंड थर्ड, यही कंडीशन हमेशा पिटेगी या फिर बन जाएगी, बन गई तो एडजस्टिंग है, नहीं बनी तो नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है, इतना याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला ये देख लेना कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग है तो उसका आप कैसे दिखाओगे, तो कैसे दिखाओगे, आपको एक स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है, क्या, कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन है वो एग्जिस्ट कर रही थी एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट। ये आपको रीजन हर बार लिखना है जब भी आप लिखोगे कि एडजस्टिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 को हमने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए। हमें पता था कि मिस्टर राम, उनकी भाई बैंकरप्सी होने वाली है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी डिफिकल्ट है, उनकी तो मतलब पूरा दिवाला निकल चुका है उनका। हमें 31 मार्च 2020 को पता थी ये बात कि, और हमारे उनके पास 5 लाख रुपए फंसे थे बिकॉज वो हमारे डेटर थे। हमने उस समय तो कोई बुक नहीं करा बिकॉज हमें लगा था कि ये इन फ्यूचर पेमेंट दे देंगे, और हमने मान लो अगर प्रोविजन बनाया भी, पहला केस कि हमने कोई बुकिंग ही नहीं करी हुई, पहला केस कि हमने कोई बुकिंग नहीं करी हुई, तो और मान लो कि 10 अप्रैल को वो दिवालिये हो गए और हमारी अकाउंट्स अप्रूव्ड हुई है 30 अप्रैल को, हम इस एडजस्टमेंट को ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे बिकॉज सबसे पहले सिग्निफिकेंट इवेंट है, सेकंड वन एग्जिस्टेंस भी थी, हमें पता था कि उनका दिवालिया पिट चुका है, एग्जिस्टेंस थी ना एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट, हमें पता था कि भाई इस आदमी के पास इतना पैसा नहीं बचा। थर्ड वन इज अकर्ड भी हुई है कब, बैलेंस शीट डेट में और उसके बीच में, तो इसको तो हम करेंगे, एडजस्ट करेंगे ही करेंगे। दूसरे भी एडजस्ट करेंगे, मान लीजिए 5 लाख का डेटर था हमारा राम, हमने प्रोविजन बनाया था 2 लाख का, अब हम 3 लाख और क्रिएट कर देंगे बिकॉज ये भी एडजस्टिंग है, ऑब्वियसली एडजस्टिंग है ना, बिकॉज ये भी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हो रहा है एंड बिफोर द अकाउंट्स गेट अप्रूवल। और हमें पता है, मेन चीज ये है कि 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर को या फिर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स हमें पता होना चाहिए कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। आपको जो मेन क्वेश्चन पूछना है कि भाई एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट ये कंडीशन एग्जिस्ट थी या नहीं। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें करा दी है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे इन फ्यूचर में आपको कुछ क्वेश्चंस रिलेट करके दिखाऊं मॉड्यूल से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। ऑब्वियसली जनवरी हमें हमारे दोबारा से पेपर होने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। थैंक यू सो मच।